हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित का अनसॉल्व का पहला सेट हल करने वाले हैं, जिसका कोड 822 HB है। अगर आप सभी बच्चे अनसॉल्व के सारे सेट को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के 90+ नंबर गणित में आराम से आ जाएंगे। आपको गणित के पूरे सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस मारना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग स्टूडेंट किसी से भी पता करिए, किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से अनुभव लीजिए, आपको वह टीचर बताएगा कि प्रैक्टिस मारना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो पिछले साल का जो पेपर होता है उसको हल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको पूरा हल कर लेते हैं तो आपकी गणित में आसानी से पूरे सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारा काम है केवल आपको समझा देना, बाकी समझ लेना आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो मेहनत करने वाले बच्चे होंगे वो मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। केवल मात्र 7 सेट पढ़ करके ही आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगर आप 7 सेट अच्छे से पढ़ लिए तो आपको पूरे बुक उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन 7 सेट को पढ़ने के लिए कैसे क्या हमको करना है तो हम आपको पूरा एक बार स्ट्रेटजी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गणित के जितने चैप्टर हैं उनके सारे फार्मूले को जो है चैप्टर वाइज आपको पूरा लिख लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद अनसॉल्व के सारे सेट को हल करते चले जाओ। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्लाई हो वो फार्मूला लगा दो, बस आपके सारे काम का समाधान हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। तो एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ 3 शून्यक के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं आपको हल करके बताऊँगा। तो 3 शून्यक जो है आपका अल्फ़ा, बीटा और उसके बाद गामा होता है। किसी भी बहुपद के 3 शून्यक यही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा, देखिए 2 दूनिया 4 पंचे 20, 20 का गुणा 7 में कर देंगे 140 आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो ये आपका पहले चैप्टर का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। जो गणित है आपका, गणित में जो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसमें आपका इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ए बराबर BQ प्लस R लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा भी आप लिख करके इसको बता सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। यानी इसका हल कैसा होगा, द्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे इसको नहीं बताया जा सकता, इसको हल करके ही आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो है समीकरण हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसकी तुलना करना पड़ेगा ax + by + c = 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 समीकरण है, इसलिए हमको इसको 2 पद बना के मानना पड़ेगा। a1y b1y + c1 = 0। ठीक है, और उसके बाद इधर जब मानेंगे तो a2x + का b2y - का c2 नहीं प्लस का c2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान ये हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर आपका 5 लिखा है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ a1 बराबर हमको 1 मिल रहा है तुलना करने पर, और उसके बाद b1 बराबर हमको प्लस का 2 मिल रहा है, उसके बाद c1 बराबर हमको प्लस का 5 मिल रहा है। उसके बाद इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर a2 बराबर हमको -3 मिल रहा है, और उसके बाद b2 बराबर -6 मिल रहा है, और उसके बाद c2 बराबर आपका +1 मिल रहा है। यही चीज़ हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 निकालेंगे पहले। तो a1 का मान 1 है और a2 का मान आपका -3 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। उसके बाद b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1 का मान आपका 2 है और b2 का मान आपका -6 है। तो यहाँ पर काटेंगे तो -2 × 6
यानी कि यहाँ पर भी आपका माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1/C2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर C1 का मान आपका 5 है और C2 का मान आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो वैल्यू बराबर है और एक नहीं बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये नहीं बराबर है C1/C2 के, यानी कि ये नहीं बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मान सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए कौन कौन सा अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल 2, तो यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, किसी श्रेणी का सर्वांतर निकालने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर श्रेणी जो है AP का श्रेणी दिया गया है -5, -1, उसके बाद -3, -7 और डैश डैश करके दिया गया है। सर्वांतर हम लोगों से पूछ रहा है, तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए जैसे ये जो पद होता है ना, ऐसे A1, इसको मान लेते हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पहला है तो दूसरे में से पहला घटाएंगे और फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और फिर चौथे में के तीसरा घटाएंगे, तो ऐसे हमारा पद निकलता जाता है। तो यहाँ पर हम -1 में से यानी दूसरे में से A2 को घटाएंगे, यानी कि अर्थात A2 में से A1 को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा सर्वांतर निकल जाएगा। तो D बराबर A2 का मान हमारा कितना है, -1 है और उसके बाद माइनस का यहाँ पर प्लस A1 का मान -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर D बराबर आपका प्लस के 5 में से निकलेगा तो ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका D का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर प्लस का 4 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका D वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविधकर होगा। तो यानी कि ये व्यापक समीकरण है, तो व्यापक समीकरण का जो विविधकर होता है, ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन है। व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, इसका जो विविधकर होगा वो होगा D बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो D बराबर b² - 4ac कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर C वाले ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर D बराबर नहीं दिया गया है, केवल आपका ओनली समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, इसमें कह रहा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का सूत्र होता है। जैसे पहला बिंदु आपका 2,3 है और उसके बाद अगला बिंदु आपका 4,1 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है आपको। ठीक है, A और B का निकालना है। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र होता है आपका, यहाँ पर मैं फार्मूला आपको लिख के बता देता हूँ, √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में मान को हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो x2 का मान आपका यहाँ पर कैसे मानेंगे इनको, तो यहाँ पर पहले वाले को x1 और उसके बाद y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अब इस मान को इस समीकरण में रख दीजिए, यानी इस फार्मूले में रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। x2 का मान आपका 4 है, तो 4 माइनस उसके बाद x1 का मान आपका 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद प्लस y2 का मान आपका 1 है, 1 माइनस y1 का मान आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा √ में 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका √ में 8 आ जाएगा और √ में 8 का मतलब इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है 2√2,
तो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका आला यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो आइए हम लोग पहले m का मान निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। तो यहाँ पर हमने समीकरण को लिख लिया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मूल बराबर है तो मूल बराबर होने पर विभेदकर के बराबर 0 लिखा जाता है, ठीक है। यानी b² - 4ac = 0 लिखा जाता है जब ये मूल बराबर हो तब कह रहा है, ठीक है। मूल यहाँ पर लिख लेते हैं, मूल बराबर होने पर, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप लिख के स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ठीक है। तो मूल बराबर है, ठीक है। अब इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो a के जगह पे 3 है, ठीक है। b के जगह पे आपका -12 है, तो -12 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुणे a का मान आपका 3 है और गुणे c का मान आपका, c के जगह पे आपका m लिखा है, तो m यहाँ पर लिख दिए बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 12 बरहिए में 144 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4 तिहाई 12m, ठीक है। माइनस का 12m हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, चाहे -12m को इधर ले आइए या फिर 144 को इधर ले आइए, ठीक है। किसी को भी आप पक्षांतर कर सकते हो। तो माइनस का 12m यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइएगा तो 144 ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस में है। माइनस माइनस आपका दोनों तरफ से कट जाएगा। उसके बाद जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका m बराबर, ये 12 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो 144 बट्टे में m हो जाए, बट्टे में आपका 12 हो जाएगा, बट्टे में आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बरहिए में 144, यानी m बराबर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो m का मान आपका 12 हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया है वो वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सारी चीज़ों को जूम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है 12, तो 12 हमारा डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज ABC हम लोग बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये त्रिभुज कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक समबाहु त्रिभुज मान के बना लिया कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ ABC, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया इसको, आप कहीं से भी इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ये आपका 2a है, इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ कह रहा है इसकी शीर्षलंब की लंबाई, तो यहाँ पर ये जो आपका शीर्षलंब बनेगा इसी की लंबाई आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर एक कोई बिंदु मानना है। जैसे यहाँ पर ABC हमने मान ही लिया है, तो यहाँ पर हम कोई बिंदु बीच में D मान लेते हैं। तो जब D मान लिए तो ये पूरा भुजा 2 था, यहाँ पर अब ये आधा हो चुका है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी भुजा आपका ये आपका ये हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो शीर्षलंब की लंबाई निकल जाएगी। एक का निकल जाएगा तो दूसरे के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक किसी भी एक त्रिभुज में चाहे जो त्रिभुज ले लें, चाहे त्रिभुज BDA ले लें या फिर चाहे त्रिभुज DAC ले लें, ठीक है। कोई भी त्रिभुज ले लें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज BDA ले लेते हैं, त्रिभुज BDA में, ठीक है। और इसमें हम लोग लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका देखिए AB है, तो यानी कि AB यहाँ पर जो है ये आपका 2a का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ सारा चीज़। यहाँ पर 2a है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में लंब आपका यही है, शीर्षलंब AD, ठीक है। तो यानी AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस A, आधार आपका क्या है, आधार A है,
तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इधर आपका AD का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर। उसके बाद AD इज इक्वल्स AD का स्क्वायर बराबर इसमें घटा दीजिएगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्गमूल होगा तो ये AD इज इक्वल्स इसका रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a√3, तो a√3 हमारा इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। तो अब हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा a√3 हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो इसका माध्य कैसे निकालना है। तो आइए हम लोग माध्य निकालते हैं इसका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सवाल को नोट कर लिया है। तो जब भी आपको किसी सवाल में माध्य पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस मान को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी अंतराल दिया है उसको लिखना है, बारंबारता दिया उसको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा में निकालना पड़ेगा। नंबर 1 मध्यमान, दूसरा आपका जो है मध्यमान है उसका और f का गुणा यानी बारंबारता का गुणा करना होगा। अब मध्यमान कैसे निकाला जाएगा तो समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपका 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा है, तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो 3 1 4 हो जाएगा, भाग करेंगे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 3 8 है, 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। 7 5 12 है, 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। 9 7 16 है, 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा। 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा मान आपका निकल चुका। अब यहाँ पर f और x का गुणा करना है। ठीक है, f x, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और उसके बाद 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 चौक 24 हो जाएगा। उसके बाद 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका प्राप्त होता चला जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में हमको जोड़ना रहता है, तो जोड़ेंगे तो हमारा इसको सिग्मा f करके जोड़ते हैं। ठीक है, यानी टोटल ऑफ बारंबारता। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 3 2 5 5 4 9 9 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि आपका 13 निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर जोड़ना है, तो इसको सिग्मा f x यानी कि सिग्मा f और x का योगफल। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है आ जाएगा। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर 2 नहीं 3 है। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये इसको जोड़ने पर आपका ये 84 आ जाएगा। ठीक है, ये 84 आ गया। अब हमको माध्य निकालना है, तो हम लोग माध्य का फार्मूला लगा देते हैं। माध्य का फार्मूला x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा fx का मान आपका कितना है, 84 है, और उसके बाद सिग्मा f का मान 14 है। और यहाँ पर जब आप इसका भाग करेंगे, यहाँ पर 14 छक 84 यानी कट करके यह आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका x बार बराबर आपका 6 आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6 हमारा यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि एक छोटा हल है बनेगा इसका, इसलिए इसको हमको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा साइन 27 बटे में आपका कास 63 अंश है, कास 63। तो इसको कैसे हल करना है, इसमें से किसी एक को बदलना है, चाहे नीचे वाले को चाहे ऊपर वाले को। तो यहाँ पर मैं नीचे ऊपर वाले को बदल लेता हूँ। तो साइन यहाँ पर 90 में से हम लोग कितना घटाएं कि यहाँ पे 27 आ जाए। तो अगर मैं 63 घटाऊँगा तो 27 आ जाएगा। उसके बाद बटे में आपका कास 63 है, तो कास 63 लिख दीजिए। अब ये आपका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये आपका कॉस थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह पर आपका 63 लिखा है, तो यहाँ पे ये 63 हो जाएगा। बटे में आपका कॉस 63 ऑलरेडी है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये 1 पहले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कह रहा है काश ये बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, आइए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। यानी ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका कह रहा है कि cos a बराबर √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको sin 2a का मान बताना है। तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए cos a बराबर ये आपका √3/2 जो लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, cos की कितने अंश का मान बन रहा है वही लिखना है। तो एक cos आपका 30 अंश का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको cos 30 लिख लेना है और उसके बाद cos से cos दोनों तरफ कटेगा तो ये आपका a बराबर 30 आ जाएगा। अब इस a के मान को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो ये आपका sin 2a, ठीक है। और यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा sin, उसके बाद यहाँ पर 2 गुणे a का मान आपका 30 है तो यहाँ पर 30 रख लीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, sin 30 दूना 60, sin 60 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे √3/2। तो ये इसका ऑप्शन, इसका जो है हल हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है √3/2, तो ये आपका डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर में, इसमें कह रहा है 1 + tan² ये का tan² ये बटे 1 + cot² ये का मान निकालना है। तो देखिए कैसे इसका मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मान कैसे निकलेगा, इसको देखिए इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये होता है 1 + tan² ये जो होता है ये sec² ये के बराबर होता है। तो sec² ये बराबर होता है 1 + tan² और cosec² बराबर होता है 1 + cot²। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे cosec², ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान हम लोग रख लेते हैं। sec² बराबर होता है 1/cos² ये, ठीक है। और उसके बाद cosec² बराबर होता है 1/sin² ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये अंदर अंदर गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका मिलेगा क्या, ये हो जाएगा sin² ये बटे में cos² ये, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में ही लिख जाएगा। तो sin थीटा बटे cos थीटा के फॉर्मेट में बन चुका है। तो ये आपका tan थीटा के बराबर, यानी कि स्क्वायर में है तो स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। तो सत्य है, कब सत्य होगा, जब ये जिस मान पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो किस मान पे बराबर हो रहा है, चलिए हम लोग इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए ये कब पॉसिबल है, यानी कि ये पॉसिबल कब है, देखिए sin 2a बराबर आपका दिया गया है 2 sin a। तो ये कब पॉसिबल है, तो देखिए यानी जब ये का मान आप 0 लेंगे तब ये पॉसिबल है, ठीक है। जब आप a बराबर 0 होगा तब ये आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए मान। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 2 गुणे 0, ठीक है, बराबर में 2 sin a का मान कितना है 0। तो यहाँ पे 0 रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी जब गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर इसका भी जब गुणा होगा sin 0 का 0 होता है तो 2 गुणे 0 बनेगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब a का मान 0 होगा, ठीक है। यानी जब यहाँ पर a का मान 0 होगा तभी ये संभव है, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल करके फिर डिफाइन कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश किसको कहते हैं, इसको पहले आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझिएगा। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और इसकी पूरी परिधि 22 है, ठीक है, यानी इसकी पूरी परिधि 22 है। परिधि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पूरी परिधि 22 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो परिधि का सूत्र होता है वो 2πr होता है। तो यहाँ पर 2πr लिख लिया
2 पाई r बराबर यहाँ पर 22 दिया गया है, 22 हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इस मान को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, उसके बाद बराबर में इस तरफ 22 है तो 22 लिख लेंगे, और गुणे में आपका आर है, यहाँ पर देखिए आर है, तो चाहे इसको इधर रहने दो चाहे उधर रहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या पहले निकालो, तभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल पाएगा। चतुर्थांश का मतलब यही हुआ कि इसके एक भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, वृत्त के अंदर के चौथाई का एक हिस्से का क्षेत्रफल चतुर्थांश कहलाता है। तो यहाँ पर r बराबर, इसको इस तरफ ले आएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या क्या है, देखो इसमें जो है गुणे बटे में 7 है, तो ये आपका गुणे में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणे में हो गया, और उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर गुणे में उधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 22। ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका बटे में हो जाएगा। 22 से 22 आपका कट जाएगा, तो r बराबर आपका 7/2 आ चुका है। ठीक है, r का मान आपका 7/2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है इसका होता है 1/1 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अब हम लोग रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर डालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1/4, उसके बाद गुणे में पाई का मान होता है 22/7, गुणे में r का मान आपका 7/2 है, तो यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करो चाहे 2 बार लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको काटे में पीटेंगे, तो 2 दूना 4, 11 दूना 22। ठीक है, 7 से एक 7 भी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77, और उसके बाद बटे में 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल संयोजन होता है। तो कैप्सूल किस किस का संयोजन होता है, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बता कर दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं उसको। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि ये आपका एक कैप्सूल है। ठीक है, ये आपका एक कैप्सूल है, तो यहाँ पर कैप्सूल के देखिए दोनों सिरों पर 2 अर्धगोला बन गया, और उसके बाद ये आपका एक बेलन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 2 अर्धगोला प्लस एक बेलन बन रहा है, तो एक बेलन 2 अर्धगोला, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक बेलन बन रहा है, 2 अर्धगोले बन रहे हैं, एक बेलन हो गया 2 अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक इतना 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 है तो उनका माध्यक क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 17 में कह रहा है कि आपका दिया गया है माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है। माध्य और बहुलक ये आपका 2 चीज़ें दिया गया है। तो माध्य कितना है, ये 32 है, और उसके बाद ये बहुलक कितना है आपका, ये 35 है। अब यहाँ पर आपको जो है माध्यक बताना है, यहाँ पर आपसे माध्यक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है यही फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम लोग मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुलक आपका दिया गया है 35, और उसके बाद बराबर में इसको निकालना है, तो इसको आप रहने देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद -2 गुणे माध्य आपका 32 दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 35 बराबर में 3 गुणे माध्यक। ठीक है, उसके बाद माइनस का 32 दूना 64 हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 गुणे माध्यक बराबर ये आपका हो जाएगा 35 प्लस का 64। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिएगा 35 प्लस 64, तो ये आपका हो जाएगा माध्यक बराबर, ये आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए 64 और 35, तो ये हो जाएगा 5 4 9, और उसके बाद 6 3 9। ठीक है, यानी 99 हो जाएगा। ठीक है, 99, और इस 3 को यहाँ पर डिवाइड में लाएंगे क्योंकि इधर गुणे में है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 33 से भाग करेंगे 33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका सही है ऑप्शन। तो यहाँ पर 33 हमारा जो है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही चीज़ हमको देखना होता है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा संख्या 19 है। ठीक है, बारंबारता में हमको देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है जब भी हमको बहुलक पूछेगा, बहुलक वर्ग जब पूछेगा हम लोगों से। तो यहाँ पर देखिए 19 का बहुलक वर्ग 15 और 20 है। ठीक है, तो 15 अंतराल 20 जो है कहाँ है, 15 अंतराल 20 है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर को हमको हल करके बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 19 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो जैसे जो पासा उछाला जाता है, जैसे 2 उछाला गया तो यानी कि कई कंडीशन बनेगा, कुल मिलाकर के जो है कई कंडीशन बनेगा, लेकिन यहाँ पर 36 कंडीशन बनेगा अगर जो है कुल मिलाकर के जितनी बार उछाला जाएगा एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 कह रहा है कि जिनका योगफल 10 हो। तो जैसे जब 2 उछाला गया तो एक बार 4 आ गया, एक का 4 आ गया, एक का 6 आ गया, तो ये पहला कंडीशन बन गया। और उसके बाद फिर एक बार जब उछाला गया तो एक बार 5-5 भी हो सकता है, संभावना दर्शाया जा सकता है। उसके बाद एक बार आपका हो सकता है पहले का 6 आ जाए, दूसरे का 4 आ जाए, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। तो ये आपका कुल मिलाकर 3 कंडीशन यही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रायिकता का फार्मूला है ये होता है प्रायिकता इज इक्वल्स अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम होता है, ये इसका फार्मूला होता है कुल परिणाम। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले में मान को रख लेते हैं। तो अनुकूल परिणाम आपका देखिए, अनुकूल परिणाम आपका 3 ही बन रहा है, 1 2 उसके बाद 3। अच्छा, अब इसको कितनी बार उछाला गया है, तो अनुकूल परिणाम में 3 बार, और कुल कितनी बार, तो ये 36 बार उछाला जाना है। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा, 12 तो यहाँ 36। ठीक है, तो यहाँ पर 1/12 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1/12 हमारा जो है पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम संख्या कौन कौन सा होता है, पासे में आपको पता है कि 6 कंडीशन होते हैं, यानी जो लूडो वाली गिट्टी होती है उसी को पासा कहा जाता है। तो देखिए पासे में जो है, पासे में देखिए सम संख्या की परिणाम बताना है हमको। तो देखिए उस पासे में कुल परिणाम कितना हो, 1 2 3 4 5 6 परिणाम होता है। अब सब सम संख्या की परिणाम बोल रहा है, तो सम संख्या में हम लोग क्या क्या लेंगे, सम संख्या का परिणाम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है, अब वही फिर फार्मूला यहीं पर लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर आपका जो अनुकूल परिणाम बनेगा वो आपका 3 बनेगा। ठीक है, और कुल परिणाम में आपका ये जितनी उसकी कंडीशन बन रहे हैं, तो 6 कंडीशन होते हैं पासे में, तो अनुकूल में आपका 3 परिणाम बन रहा है, 1 2 3। ठीक है, और कुल आपका 6 परिणाम है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी 1/2 आ गया। तो 1/2 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 1/2 हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। विकल्प हमारा एंड हो चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक घन का आयतन इतना 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 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग खंड डालेंगे। कौन सा खंड है हमारा, ये खंड हमारा बा है। ठीक है, अब इसका पहला प्रश्न है खंड बा का। ठीक है, पहला प्रश्न है 21 नंबर का। ठीक है, 21 नंबर का है। अब यहाँ पर एक घन है, तो घन हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे एक घन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक घन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा यही हमको बताना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है घन का आयतन, तो इसका आयतन आपका दिया गया है 1331 सेमी क्यूब दिया गया है। घन का आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर आपका 1331 सेमी क्यूब यहाँ पर आपका दिया गया है। अब यहाँ पर इधर से जब क्यूब हटाएंगे ना, तो इधर आपका घनमूल हो जाएगा,
यानी 1331, यहाँ पर जो है 1331 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसका घनमूल करेंगे यानी 1331 को जब घनमूल निकालेंगे काट करके तो ये हो जाएगा आपका, यानी 3 बार जो है इसका 11 का गुणा बनेगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 11 × 11 × 11, ठीक है। और यहाँ पर घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा तो यही घनमूल बन जाएगा 11 इसका। तो इसका प्रत्येक भुजा जो होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है इसमें, इसका एक अगला क्वेश्चन है खा नंबर। खा वाले में कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x² प्लस का 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इसका मान यहाँ एक मूल मतलब यहाँ पर x का मान दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है समीकरण है x² उसके बाद प्लस का 3x माइनस का p बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपको इसका मान जो है p का मान बताना है और इसका एक मूल जो है x बराबर आपका दिया गया है 2, ठीक है। इस मान को यहाँ पे रख लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का p बराबर 0, ये दोनों 4 हो जाएगा प्लस का 3 दूना 6 माइनस का p बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 4 10 बराबर 10 माइनस का p बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरफ ले आइएगा या चाहे इसको इस तरफ ले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का p बराबर माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो यहाँ पर आपका p बराबर 10 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। p का मान आपको इसमें बताना था, यही आपका निकल चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा गा नंबर है, देखिए यहाँ पर 21 का गा नंबर, ठीक है। ये आपका दिया गया है cos थीटा इज इक्वल्स 15/17, ठीक है। ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान आपको बताना है, साइन थीटा का मान बताना है। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर हम लोग मान ला कर के रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान आपका 15/17 है, यहाँ पर रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 15 ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए। तो इसका मान हो जाएगा 225 और उसके बाद बटे ये 289 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 225, उसके बाद बटे में आपका 289 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स बराबर में इसको हम लोग लासा लेके हल करेंगे, ठीक है। तो लासा 289 हो जाएगा और फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 289 माइनस का 225 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 289 में से 225 आप घटा दीजिएगा तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा और बटे में 289 है, इसको रहने दीजिए। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल्स रूट में 64/289, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल्स 8 × 64 289 आपका कितने का वर्गमूल है, 289 आपका 17 का वर्गमूल है। तो ये साइन थीटा बराबर 8/17 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो और एक आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से भी हल कर सकते हो। तो दोनों आंसर सेम आएगा, चाहे जिस तरीके से आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने आपको जस्ट माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया है कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर ये वाला सवाल अभी आपको बताए हैं, क्या नाम है, ये वाला सवाल 10 नंबर का, ठीक है। सेम ऐसे आपको इसको मतलब हल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको हल किया गया है वैसे यहाँ पर आप जो है उसको चाहो तो हल कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब सवाल अगर किसी भी उसमें सेम सवाल है तो उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेम उसी तरीके से लगेगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको इसको लगाना है।
इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है, आइए हम लोग उसको लगा करके निकाल लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है, यही मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है, तो मान लिया जाए कि इसका मध्य बिंदु ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, कामा में उसके बाद कामा लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। कामा y1 प्लस का y2 बटे में 2 होता है। यहाँ पर x, y बराबर, इसको मानेंगे कैसे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। अब इस मान को यहाँ पर ला के रखना है आपको। तो x1 का मान आपका -3 है, प्लस x2 का मान आपका 5 है, बटे में 2 है, ठीक है, बराबर में y1 का मान आपका 10 है, प्लस y2 का मान आपका 4 है, बटे में आपका 2 है, ठीक है। तो x, y बराबर, ये आपका 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, बटे में 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 10 4 14 हो जाएगा, 14 बटे 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो यानी 1, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x, y बराबर, ये आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, ये आपका 1, 7 आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा ये वाला सवाल हल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हमारा है 4 नंबर। इसमें कह रहा है बिंदुओं -1, -3 -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आइए, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो ऐसे इसका बनेगा। अब ये मतलब ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो है वो आपका 13 मात्रक है, तो यहाँ पर 13 लिख लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हमको बताना है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान रखो, तो दूरी आपका 13 दिया गया है, यहाँ 13 लिख लीजिएगा, बराबर में उसके बाद यहाँ पर इस तरफ है आपका x2 का मान, कैसे, इसको x1, इसको y1, इसको आपको x2, इसको y2 मानना है। x2 का मान आपका x है, माइनस x1 का मान आपका -1 है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर y2 आपका कितना है, y2 आपका 9 है, माइनस y1 का मान आपका -3 है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर में अब यहाँ पर देखिए 13 बराबर ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो 13 का स्क्वायर बनेगा बराबर इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 12 बरहियम यानी 12 का स्क्वायर, अभी रहने दो इसको, ठीक है। यही केवल आपका बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 13 में 169। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बराबर ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो यानी x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × x, ठीक है। उसके बाद प्लस में 12 बराबर 144, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे तो 169 माइनस का 144 बराबर में x² प्लस का यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर में आपका x² प्लस का 2x, और उसके बाद इतना हो गया। अब इसके बाद इसको इस तरफ लाइए तो x² प्लस का 2x माइनस का 25 बराबर में 0 आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट एक काम करिए, इसको ऐसा मत हल करिए, यहाँ पर इसका एक दूसरा तरीका है, देखिएगा कैसे हल करेंगे। दूसरा तरीका इसका ये है, देखिए इसको यहीं पर पक्षांतर कर दीजिए या ऐसे पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में
ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 13 त्रियम आपका होता है 169, तो यहाँ पर आप 169 और माइनस का 144 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 144, ठीक है। अब इसको यहाँ पर घटाइएगा तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका 25 आ जाएगा, और इस तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए तो x+1 बराबर ये आपका रूट में 25 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर x+1 बराबर ये आपका प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कर लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लेके हल कर लीजिए। तो प्लस चिन्ह लेके जब हल करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर प्लस का 5, और उसके बाद x बराबर इधर आएगा तो 5 माइनस 1, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह लेके एक बार हल कर लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x+1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा -5 माइनस 1, तो x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखिए माइनस वाला जो वैल्यू है उसको इनवैलिड कर देते हैं हम लोग, अमान्य कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दोनों आंसर वैसे हो सकता है, लेकिन माइनस वाला जो होता है अमान्य होता है, तो यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी सही है। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वहाँ पे वही लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ x के जगह पे आप तो चाहे 4 लिख सकते हैं या चाहे -6 लिख सकते हैं, ठीक है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, इसमें देखिए कह रहा है कि इन्हीं 5 भागों को हल करना, तो सबको हम हल करेंगे। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो चलिए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कहा है वैसा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x+2 है, ठीक है। देखो सम होता तो x+1 x+3 ऐसे हो जाता, ठीक है। तो विषम इसमें कह रहा है, तो विषम में यही होता है। तो क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं क्रमागत पहला विषम पूर्णांक आपका x है और दूसरा आपका x+2 है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है इसके वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग आपका 90 है, 290 है। तो इनके वर्गों का योगफल यानी कि प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके वर्गों का योगफल यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग आपका 290 है। यहाँ पर 290 हम लोगों ने लिख लिया। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 बराबर में आपका 290 है। यहाँ पर 290 लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 4, उसके बाद प्लस का 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर 290 है, तो 290 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरफ ले आएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x और ये माइनस का 290 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस के इसमें में से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4x केवल बचा गया और यहाँ पर आपका माइनस का 286 बचेगा, ठीक है, बराबर में आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये समीकरण बन चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का यहाँ पर आपका जो बचेगा वो 143 बचेगा, 143, ठीक है, बराबर में 0। उसके बाद ये जब 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 0 में भाग जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल आपका x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर में 0 आ गया। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे, तो इसका हम लोग गुणनखंड बनाएंगे तो यह 143 से करने में 143, तो x स्क्वायर, उसके बाद में आपका ये बनेगा प्लस का 13x, उसके बाद माइनस का 11x, उसके बाद माइनस का आपका ये 143 हो जाएगा, बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर, x यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस का 13 आ जाएगा, माइनस का
यहाँ से 11 का मान ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा x और उसके बाद में प्लस का यहाँ पर आपका 13 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद x माइनस 11 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस का 13 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है हमको इसको जब हल करेंगे तो इसको हमको ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक वाला अमान्य होता है, ठीक है। और इसको जब हम हल करेंगे तो धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसी को हल करेंगे, ठीक है, धनात्मक वाले को प्राप्त करने के लिए। x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर आपका प्लस 11 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है, तो ये हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया। और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या मान रखा है, x प्लस 2। तो दूसरा हमारा जो होगा वो दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। तो यहाँ पर x का मान 11 आया है प्लस 2, तो 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा। तो यही आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यह वाला क्वेश्चन हल करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपका हल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो कि देखिए इसमें कह रहा है, ये हो गया, इसको देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। देखिए इसको, यानी कि इसका कहने का मतलब, पहले इसका चित्र जो है बनाइएगा। पहले दो संकेंद्रीय वृत्त बनाइएगा, यानी 22 का खा है, 22 का खा। तो पहले दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। ये पहला वृत्त हो गया, और संकेंद्रीय का मतलब उसका केंद्र एक ही होना चाहिए, तो ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक जो है स्पर्श रेखा है उसकी, यानी कि इसकी जीवा जो है, इसकी एक जीवा जो है इसकी स्पर्श रेखा है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की तरह हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है इस पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि इस पर समद्विभाजित करती है इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर समद्विभाजित कर दिए इसको, उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिए, और उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है। तो अब हमको यही चीज़ें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बिंदु P मान लेंगे, और उसके बाद इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको O मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख देना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, यही जो है इसमें कह रहा है कि वृत्त की जीवा छोटे वृत्तों की स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो यही जो स्पर्श बिंदु पर जो इसकी त्रिज्या है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यही चीज़ सिद्ध करना है। यानी अर्थात AP बराबर है PB के, AP बराबर है PB के, यही चीज़ें हमको सिद्ध करना है, ठीक है। आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर पहले शर्त को दिखाइए। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो OP है वो लंब है किस पर, आप AB रेखा पर लंब है, ठीक है। यहाँ पर AB रेखा पर लंब है। तो ये जब लंब है तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, देखिए कौन कौन सा, नंबर 1 त्रिभुज OPA में, ठीक है, OPA में, ठीक है, त्रिभुज OPA में, ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में, ठीक है। अब इसमें हम लोग तीन चीज़ों को बराबर दिखाना है, तभी हमारा जो है ये समरूप सर्वांगसम सिद्ध होगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका मतलब वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि OA बराबर है OB के। OA देखिए, OA बराबर है OB के, क्योंकि ये एक ही वृत्त के केंद्र से होकर जा रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो है त्रिभुज के कर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पहले शर्त में हमारा जो है यानी कर्ण है, तो ये बराबर है आपस में। OA बराबर है किसके, OA बराबर है OB के, और ये एक कर्ण है एक दूसरे के त्रिभुज के, तो कर्ण आपस में बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा शर्त में दिखाएंगे। तीसरे शर्त में यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है 90 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पर कोण P बराबर है कोण P के, कोण P बराबर है कोण P के, ठीक है। यानी कि ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पर ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर है। अब तीसरा शर्त में उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तीसरा शर्त में है OP बराबर OP, यानी कि ये दोनों, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ठीक है। OP बराबर OP, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ इसलिए बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है अतः जो है कि त्रिभुज OPA ये आपका सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? त्रिभुज OPB के, ठीक है। तो ये जब सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात AP बराबर PB, ठीक है। PB ये इसका सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से यह वाला प्रश्न हल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक चित्र दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दो भुजाएं समांतर हैं और उसके बाद सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो चलिए देखिए इसको हम लोग सिद्ध भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही वाला चित्र देखिए बना था, ठीक है। हमने इसको कॉपी में भी बना लिया है। अब यहाँ पर जो शर्त समांतर है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए पहला शर्त, दो शर्त में समांतर है, LM समांतर है CB के, ठीक है। और उसके बाद दूसरे शर्त में आपका LN समांतर है CD के, ठीक है। यहाँ पर यही दोनों समांतर हैं। अब यहाँ पर जब ये समांतर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज की भुजा के समांतर दूसरी भुजा होती है तो वहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो दोनों तरफ थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। इस तरफ भी थेल्स प्रमेय से, ठीक है, और इस तरफ भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो देखिए ये देखिए LM समांतर CB, यानी LM समांतर CB, तो ये हमारा इस वाले त्रिभुज में लागू हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में लागू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी इसमें बराबर होगा AM/BM, ठीक है, या चाहे MB चाहे जैसा लिख लो, AM/MB, ठीक है। MB चाहे BM चाहे जैसा लिख लो, बराबर में ये हो जाएगा AL/LC, ठीक है। AL/LC यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया, ठीक है। और इस तरफ आते हैं तो इसी तरफ भी वही चीज़ होगा, ठीक है। इस त्रिभुज में भी, अब इस त्रिभुज में भी वही नियम लागू होगा क्योंकि ये भुजा इसमें समांतर है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो इसमें भी होगा वही AN/, ठीक है, AN/ND, ठीक है। यहाँ पर देखिए AN/ND बराबर में इस तरफ हो जाएगा AL/LC, तो यह हो जाएगा AL/LC, ठीक है। इसको समीकरण 1 बनाएंगे और इसको समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है समीकरण 1 और 2 देखिएगा, 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर एक पक्ष आपका बराबर है, तो जब किसी समीकरण एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा AM/MB बराबर में, उसके बाद इस तरफ आपका AN/ND, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। या चाहे DN आप इसको आगे पीछे घुमा फिरा करके, ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यही चीज़ें हमको इसमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यही चीज़ हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। हम यानी इसको चाहें तो ऐसे भी सिद्ध करके हम घुमा फिरा के इसको हम लिख सकते हैं, यानी AM बटे इसको हम MB ना लिख के BM भी लिख सकते हैं, और बराबर इसको AN/, इसको हम ND ना लिख करके DN लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। बस हमको केवल इतना ही काम करना है इस प्रश्न में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिएगा, इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करना है। तो बहुत इजी काम है, आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, और उसका शून्य निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा है x² + का 7x + का 10 बराबर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके पहले शून्य निकालने हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + का, ये हो जाएगा देखिए 5 दूना 10 यानी कि 5x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2x, ये हो जाएगा जोड़ने पे 7x आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का 10 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x + का 5 हो जाएगा,
प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 का यहाँ पे भी आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 2 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और उसके बाद x प्लस 5 यहाँ से एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक आपका एक देखिए x प्लस 2 बराबर हल कर लेंगे तो x 0 लेंगे तो x बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा और x प्लस 5 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको देखिए, इसको एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को अल्फ़ा बराबर मान लीजिए और एक को आप बीटा बराबर मान लीजिए, ठीक है। 2 शून्य होते हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया। अब यहाँ पर इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है तो यहाँ पर जांच लिख दीजिए, यहाँ पर जांच आप हेडिंग कर दीजिएगा। तो इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का b बटा a निकालने के लिए आपको यहाँ से इसकी तुलना करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आपको तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपका देखिए माइनस का 2 है और उसके बाद बीटा का मान माइनस का 5 है तो प्लस माइनस का 5 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से b का मान निकालिएगा तो b का देखिए b का मान आप 7 है, यहाँ पर 7 रखिएगा तो माइनस लगा 7 और बटे a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो a के गुणांक में यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में, इधर भी माइनस का 7 हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी संबंध सही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान आपका माइनस का 2 है, बीटा का मान माइनस का 5 है बराबर c का मान यहाँ पर आपका 10 है। देखिए आप इसकी जगह पे c की जगह पे 10 है तो यहाँ पर 10 रख लेंगे बटे a का मान 1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर में 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जांच भी हो चुका है। इस तरह से आप इसकी जांच कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस सवाल का हल भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या बच रहा है, यहाँ पर आपको माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर अभी हमने एक सवाल आपको बताया है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य अगर कहीं पर वही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो उसको दोबारा नहीं बताया जाएगा, ऐसे आपको माध्य निकालना है, ठीक है। ऐसे आपको हमने अभी आपको जस्ट समझाया है तो ऐसे आप लोग माध्य निकालिएगा, ऐसे ऐसे कर लेना और उसके बाद इस फार्मूले को लगा के भाग कर देना, आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर, तो इसको हम लोग हल करेंगे, यानी कि ये हमारा जो है 22 का 4 नंबर है, 22 का 4। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले से नीली गेंद निकाला जाए, निकालने की क्या नाम लिखा है, निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी अच्छे से हल कर लेते हैं। दोस्तों 1 मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा, यहाँ पर जो है तो दोस्तों इस सवाल को मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको हल करके बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि कुल 5 लाल गेंद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाल गेंद बराबर मान लेते हैं 5 आपका जो है ये लाल गेंद है, लाल गेंद है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा अब नीली गेंद हमको ज्ञात करना है, तो नीली गेंद इसमें कह रहा कुछ है यानी कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं वो x है, ठीक है। माना नीली गेंद की संख्या जो है x है, x आपका नीली गेंद है, नीली गेंद है, ठीक है। इसको हम लोग मान रहे हैं, माना, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुल जो है कुल कितना गेंद हो जाएगा तब, तो कुल गेंद बराबर कुल गेंद आपका कितना हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, 5 + का x हो जाएगा, ठीक है। कुल गेंद यही तो बनेगा भाई, नीला और लाल मिला करके यही बनेगा दोनों 5 + x, ठीक है। तो ये आपका शर्त बन चुका है। अब यहाँ पर नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो नीली गेंद की प्रायिकता के अनुसार फार्मूला बनेगा नीली गेंद की प्रायिकता, ये हो जाएगा आपका क्या बन जाएगा, नीली गेंद की प्रायिकता ये बन जाएगा आपका लाल गेंद की संख्या × 2, क्योंकि ये कह रहा है दुगना है उसकी, लाल
गेंद की संख्या गुणे में 2। ठीक है। अब यहाँ पर नीली गेंद की जो प्रायिकता होगा वो बनेगा x, ठीक है, बटे यानी अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और कुल परिणाम में आपका x + 5 है, बराबर में लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की संख्या आपका कितना है, 5 है, 5 × 2, और बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम में 5 + x है। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए आप लोग, या ऐसे रहने दीजिए, इस स्टेप में रहने दीजिए। ठीक है। ये जगह x बटे x + 5 बराबर में 5 दूना 10 बटे 5 + x। ठीक है। यहाँ पर अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का x²। ठीक है। और उसके बाद इसका गुणा, तो ये हो जाएगा बराबर में 10x प्लस का 10 × 5 = 50। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे, तो x² प्लस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 50 बराबर 0। तो x², उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5x और उसके बाद माइनस का 50 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गुणनखंड बनेगा 10 × 5 = 50, यानी x² प्लस का 10 × 5 = 50। ऐसा कीजिए, यहाँ पर मत हल कीजिए, इतना बड़ा मत लाइए, यहीं पर इसको यहीं पे उड़ा दीजिए। ठीक है। 5 + x + 5 ये कट जाएगा। ठीक है। कट जाएगा तो ये कुल मिलाकर के ये केवल आपका x बराबर 10 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। यही इसका आंसर बन जाएगा। इतना लंबा जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। इतना ही काम कर जाएगा यहाँ पे आपका ये। चलिए दोस्तों, इस वाले सवाल का हल भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें माध्य नहीं पूछा, इसमें आपको माध्यक पूछा है। तो माध्यक दूसरे तरीके से निकाला जाता है, यहाँ पर मिस प्रिंट लिखा है। ठीक है। यहाँ पर माध्यक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर माध्य लिख गया है, तो माध्यक, क्योंकि आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें माध्यक ही लिखा है। तो यहाँ पर माध्यक कैसे निकाला जाता है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले इस चीज़ को हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है। अब इसमें जब भी क्वेश्चन में माध्यक निकालना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनको लिखने के बाद इसकी संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, अब जब अगला लिखेंगे तो इसको जोड़ के लिखेंगे, तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा। फिर अगला इसको लिखेंगे जोड़ के, तो 7 × 6 और 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे जोड़ के, तो 13 और 3 = 16 हो जाएगा, 16 × 2 = 18 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है ये निकलता है संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता में अब देखिए यहाँ पर क्या करना क्या है आपको, देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए इसको पहले जोड़ लेना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, 6 × 7 = 13, 13 और 3 = 16, 16 × 2 = 18 आ जाएगा। ठीक है। यानी 18 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें 2 से भाग करना है, तो 18/2 बराबर ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 9 देखना है कि संचयी बारंबारता वाले किस संख्या में हमको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए 9 हमारा जो है 13 और 6 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है। यानी 9 हमारा इन्हीं 2 संख्या के अंदर मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको जस्ट जो है इसको मान लेना है CF, यानी इसको मान लेना है संचयी बारंबारता। ठीक है। और उसके बाद इधर आएंगे तो उसके जस्ट नीचे वाले कॉलम के सिधाई पे आपको मान लेना है F, यानी बारंबारता। ठीक है। और उसके बाद में उसके वाले कॉलम को, इसकी कॉलम को मान लेना है आपको वर्ग अंतराल। ठीक है। यहाँ पर इस वाले कॉलम को आपको मान लेना है वर्ग अंतराल। ठीक है। यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, या चाहे माध्यक वर्ग कह सकते हैं। ठीक है। माध्यक वर्ग, तो ये आपका माध्यक वर्ग 20 से 30 वाला कॉलम होगा, तो इसको L1, इसको मानेंगे L2। ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है, देखिए इनका अंतर भी देखना है, तो इनका अंतर जो है, इनके अंतर को H से लिखते हैं। तो इस 20 और 30 के बीच कितने का अंतर, 10 का अंतर है, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर माध्यक निकालने का एक सूत्र होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस का, ठीक है, प्लस का, उसके बाद होता है n/2 बटे में माइनस का CF, उसके बाद बटे में F होता है और गुणे में H होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो L1 का मान आपका 20 है, यहाँ पर देख सकते हो, प्लस n/2 का मान आपका 9 आया है,
तो यहाँ पर 9 माइनस का CF का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, बटे में FF का मान आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, गुणे में H का मान आपका 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस 9 में से 6 जाएगा 3, और उसके बाद बटे में 7 गुणे में 10 है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 प्लस का 7 त्रिक या 10 तियाँ 30, 30/7 हो जाएगा। ठीक है, 30/7 को इसको भाग कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस का ये भाग हो जाएगा तो ये आएगा 4.2, और इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 20 4 24, 24.2 आ जाएगा। तो ऐसे आपका माध्यक निकलता है। इस तरह से आप माध्यक की गणना कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको माध्यक निकालना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो हमारा शेष क्वेश्चन बच रहा है 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक और है, यह नहीं, बस केवल इतना है आपका। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 3 क्वेश्चन बचेगा लास्ट में विस्तृत उत्तरीय, इसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो से लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल पर अनसॉल्व की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।